हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। फिर से तुम्हारे सामने आ चुका हूं एक टॉपिक लेके जिसका नेम है वेक्टर एनालिसिस। अब तुम कहोगे भैया तूने तो वेक्टर करा दिया था। हाँ बिल्कुल, मैंने वेक्टर करा दिया था। अब वेक्टर एनालिसिस का एक नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट टाइम मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर कराए थे। डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब है, पहले मैंने तुम्हें डेल ऑपरेटर बताया था, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लेप्लाशियन ऑपरेटर, ये सारी चीजें। अरे ये सारा पता है ना तुम्हें, मैं करा चुका हूं। नहीं पता? पहले उसको देख लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये वाली वीडियो कुछ नहीं समझ आने वाली है, सारा उसी पे बेस है। आज मैं थोड़ी सी न्यू चीज कराने वाला हूं जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी ये चीज। ठीक है, मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो वेक्टर एनालिसिस में कहां से आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चीजें भी। लास्ट वीडियो जिसने देख लिया, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइंड मैप। सबसे पहली चीज मैं यहां पर कराने वाला हूं लाइन इंटीग्रल। क्या कराऊंगा? लाइन इंटीग्रल। थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया मैंने गलती से। लाइन इंटीग्रल सबसे पहले करेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चंस। देन फिर हम करेंगे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स की। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर, इन डेप्थ कराऊंगा और ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा। बिलीव मी, जस्ट बिलीव मी, अगर मुझे फॉलो कर रहे हो सारी वीडियोस में, तो ये चीज, ये पार्ट जो मैं तुम्हें कराऊंगा, अगर ये तुमने याद रख लिया ना जितना मैं कराऊंगा, बिलीव मी, यहां से तुम्हें इतनी ज्यादा हर पार्ट में, कोई भी पार्ट ले लो तुम अप्लाइड का, वहां पे ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कहीं पे भी इसका सब जगह यूज होने वाला है। उसके बाद मैं कराऊंगा सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि इसका मेजर पार्ट जो यूज होने वाला है वो सरफेस इंटीग्रल में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। इजी सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। दी मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट्स, ये रही गोज एंड स्टोक्स थ्योरम। ये क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को रिलेट करती है। मतलब ऐसे होता है इसमें कि कभी तुम्हें लाइन इंटीग्रल मुश्किल लग रहा है तो उसमें से सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देती है। सरफेस इंटीग्रल कभी कभी मुश्किल लग रहा है तो उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने में ये दो थ्योरम्स हेल्प करती हैं। और प्रैक्टिस तो तुम्हें पता भैया, उसके बिना तो हमारा चलेगी नहीं गाड़ी। ठीक है, ये सारी चीजें करने वाले हैं, बट सबसे पहले हम करेंगे लाइन इंटीग्रल क्या होता है। अब लाइन इंटीग्रल को समझने से पहले तुम्हें लास्ट वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर का यूज होगा सारा लाइन इंटीग्रल में। ठीक है, लाइन इंटीग्रल में तुम्हारे पास वेक्टर फंक्शंस आएंगे। अगर वेक्टर फंक्शन ही नहीं पता यार क्या होता है, कर्ल, ग्रेडियंट, ये सारी चीजें नहीं पता, तो क्या कर रहे हो तुम इस वीडियो में भाई? है, तुम पहले लास्ट वीडियो देख के आओ, फिर इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले वेक्टर की, लाइन इंटीग्रल की मैं कुछ डेफिनेशन लिख के लाऊंगा, एग्जैक्ट जो बुक्स में लिखी होती है। क्वेश्चन तो फिर मैंने अपने स्टाइल में कराने हैं तुम्हें। ठीक है, पहले लाइन इंटीग्रल की तुम्हें मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी मान लो लाइन इंटीग्रल करना है, पी से क्यू तक कोई भी कर्व है, ये मान लो पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, यहां से यहां तक तुम्हें अगर इसका लाइन इंटीग्रल करना है तो क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लोगे। मान लो इसको एक फाई फंक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम कैसे लिखोगे अपना? सो लाइन इंटीग्रल कुछ ऐसे डिफाइन होता है। मान लो तुम्हारा एफ वेक्टर ऐसे है, मान लो जो तुम्हारी फील्ड है ना, वो फील्ड तुम्हारी ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है। दोनों को क्या करना होगा, एक ही डायरेक्शन में लाना होगा। लास्ट वीडियो में बताया, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए कौन सा चीज यूज होती है, डॉट प्रोडक्ट। मैंने लास्ट में बताया होगा भैया, डॉट प्रोडक्ट का काम होता है दो वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में लेके आना। तो मान लो ये एफ वेक्टर है, ये डी आर वेक्टर है, छोटा सा डी आर वेक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी आर। ठीक है, देखो यार, फील्ड तो पूरी की पूरी इधर तरफ, इधर की साइड है, लेकिन वेक्टर तो एलिमेंट तो छोटा सा है ना, तो इसलिए एलिमेंट छोटा सा। ठीक है, बात समझ में आई? लाइन इंटीग्रल डेफिनेशन, मतलब नेम लिखा नहीं और टॉपिक स्टार्ट हो गया है ना। एफ इधर की डायरेक्शन में, उसको इधर लेके आना, तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। ये छोटे 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 एफ डी आर को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम पी टू क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। टोटल इस पे कितना हमारे पास फंक्शन एक्ट कर रहा है, ये फील्ड कितनी एक्ट कर रही है इस पे, इसके अलोंग, तो वो हमें पता लग जाएगी। बात समझ में आ रही? इसको अगर हम ऐसे नहीं लिखना चाहते, इसको हम दूसरी तरह से लिखना चाहते हैं, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। लास्ट में भी बताया हुआ है, कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है कि एफ किसके इक्वल आ जाता है, डेल फाई के इक्वल आ जाता है। कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन होती है। एक बात याद रखना, कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, मान लो ये एफ एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ये अगर कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है, उसका कर्ल क्या होता है, जीरो। अगर उसका कर्ल जीरो होता है, देन दिस इंप्लाइज एफ कैन बी रिटन एज दी ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, क्योंकि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज जीरो।
सारी चीजें बताई हुई है लास्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ आ रही ना तो एक तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में सारा कुछ करा चुका हूं। ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 0 होता है, लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे मैं एफ अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, कैसी है कंजर्वेटिव, मैं इसको मान के चल रहा हूं इफ एफ इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, कैसी है कंजर्वेटिव फील्ड, तो क्या होगा कंजर्वेटिव फील्ड उनसे क्या होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं पी टू क्यू डेल क्रॉस डेल डॉट दिस इनटू में दिया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। तो इसमें लिखने का बड़ा ज्यादा फायदा हो जाता है हमारे पास इस फॉर्म में लिखना। और इसको अगर मैं थोड़ा जनरलाइज करूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पी टू क्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डी फाई टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके दिखाना चाहूं, ठीक है, इसको टोटल डेरिवेटिव कहते हैं यार। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके दिखाना चाहूं ना तुम्हें, तो यहां आता है डेल बाई डेल एक्स और यहां से आएगा डी बाई डी एक्स, तो ये कुछ ऐसे बनेगा डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, दूसरी टर्म क्या आएगी डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस में डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। देखो कोई भी चीज मैं ऐसे छुड़वाता तो नहीं बीच में, क्या ऐसे लिखवा दी और बात खत्म। बेशक वन शॉर्ट वीडियो है लेकिन कराना मुझे सारा है। बात समझ में आई, टोटल डेरिवेटिव के इक्वल होता है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ क्यू माइनस में फाई ऑफ पी। सो दिस इज इक्वल टू दिस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है कि अगर हमारे पास एक पी क्यू है एफ डॉट डी आर, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है फाई ऑफ क्यू माइनस के फाई ऑफ पी, वेयर एफ इज अ कंजर्वेटिव फील्ड विच कैन बी रिटर्न एज रिटर्न इन दिस फॉर्म। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ऑल अबाउट लाइन इंटीग्रेशन। किसके बारे में मैंने चीजें बताई है, लाइन इंटीग्रल के बारे में। लाइन इंटीग्रल के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा हुआ, ऑलमोस्ट सब कुछ। अब क्वेश्चंस करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं लाइन इंटीग्रल के, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चंस। अब इसका क्वेश्चंस आएंगे कैसे यार, पहले तो तुम्हें कर्व पता होनी चाहिए कि किस कर्व के अलोंग तुम्हें ये कैलकुलेट करना है। मान लो उन्होंने एफ वेक्टर तो तुम्हें दे दिया, अब वो पूछेंगे कि भाई एफ वेक्टर तो तुम्हें दे दिया, अब मान लो किस कर्व के अलोंग करना है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग करना है, किसी पैराबोला के अलोंग, क्यूबिक के अलोंग, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फोर्थ पावर, किसके अलोंग करना है वो भी तो चीज पता होनी चाहिए ना। तो उसके लिए तो फिर भाई प्रिपेयर करके आया क्वेश्चंस अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मान लो एक फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, एक फील्ड तुम्हें दी हुई है। फील्ड का मतलब क्या होता है भैया, फील्ड का मतलब ऐसे समझ लो कि यहां पे मैं टाइगर हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे टाइगर हूं, तो मैं अपने अराउंड एक क्या बना लूं, एक बाउंड्री बना लूं, उसके अंदर कोई आदमी के आने की हिम्मत नहीं है। दूर से तो बेशक मेरे को कितनी भी गालियां दे देगा कोई, उसके अंदर आ गया तो उसको पता मैं एकदम झपट लूंगा उसे, तो वो मेरी फील्ड हो गई। वही फील्ड वेक्टर ही है। ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ये मैं बीच में हूं, ठीक है, मैं टाइगर हूं, ये मैं बीच में हूं और मैंने अपने आसपास ऐसी फील्ड बना ली। कोई भी आदमी मुझे बाहर से जितना भी बोल ले, उसको पता है मैं अंदर आ गया एक बार, तो फिर किंग कौन है, फिर कौन डोमिनेट करेगा, ये बंदा बाहर से बोलता है जो मर्जी इस फील्ड के। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फंक्शन होना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन है एफ वेक्टर, ऊपर लिख लो। ठीक है, ये एफ वेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, हर टाइगर की अलग अलग फील्ड होगी। ठीक है, कोई छोटे बच्चे भी टाइगर हो, मतलब छोटे टाइगर के छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनकी फील्ड छोटी सी होगी, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। अब एफ वेक्टर तुम्हारे सामने मैं लिखने लगा हूं 5x y माइनस में 6x स्क्वायर आई कैप प्लस में 2y माइनस के 4x जे कैप, ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आगे सुनो, इसने कहा हुआ है फाइंड द लाइन इंटीग्रल अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब फ्रॉम, कहां से कहां तक, पूरी कर्व पे थोड़ी फाइंड आउट करने बैठेंगे, हमें बताना पड़ेगा कहां से कहां तक करो। 1 से लेके 2 तक करके दिखाओ, 1 से लेके 2 तक करके दिखाओ। ठीक है भाई, करते हैं। कैसे करें सोचो। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डॉट डी आर। ठीक है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा एफ डॉट डी आर। सोचो कैसे निकालने एफ डॉट डी आर। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हमें पता लगा कि पहले तो डी आर निकाल लो यार। डी आर होता है dx i अपॉन में dy j कैप, ये होता है, क्योंकि इसमें i j कैप ये k कैप है नहीं। बात समझ में आई यहां तक? आगे सुनो, अब हमारे पास ये चीज आ गई, तो अब हम dx तो पता है, dy कैसे निकाले, dy यहां से निकाल दो। कैसे निकलेगा यहां से dy, y हमें दिया हुआ x क्यूब, तो dy क्या निकल जाएगा, dy निकल जाएगा 3x स्क्वायर dx। तो यहां पर पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा dx
डी एक्स आई कैप प्लस में 3x² dx j कैप। अब तुम ध्यान से देखोगे तो मैं dx को बाहर निकालने वाला हूं, तो बच जाएगा 1 प्लस में 3x i प्लस में 3x² j कैप इंटू में dx। लो काम आसान हो गया। बस x के अलोंग हमें करना है, y की लिमिट को छोड़ दो, y की लिमिट से कोई लेना देना नहीं, x की लिमिट ले ली। या तो तुम क्या करते हैं, इसको x की टर्म्स में निकाल लेते, सॉरी y की टर्म्स में निकाल लेते। क्यों करे इतनी भसड़, जब हमारे पास इतना बढ़िया क्वेश्चन बन चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो आई कैप से आई कैप जाएगा, बचेगा 5xy माइनस 6x²। तो क्या बचेगा 5xy माइनस के 6x², ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखते हैं और साथ में कुछ है, साथ में dx है। dx को एक साथ ही लिख लेंगे क्योंकि खाली dx है हमारे पास। j को j के साथ करना है, लेकिन इस बार 3x² भी है। क्या है 3x², j से j गया लेकिन 3x² उसके साथ आ जाएगा, तो ये बचेगा 6x²y। पता चला कैसे है, ये 3x² को मल्टीप्लाई करा माइनस के 4 3 12 x का क्यूब इंटू में पूरे के साथ क्या आएगा dx, पूरे के साथ क्या आएगा dx। अब जहां जहां तुम्हें y दिख रहा है उसकी जगह भी तुम्हें क्या पुट करना है, उसकी जगह भी x³ पुट कर दो, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसे फंक्शन मिल जाएगा, ये f.dr। समझ आ रहा है ना यार, मेरे को इतनी देर पता क्यों लगी, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, देखना। अब मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करा दूं तो तुम्हें एकदम गोली की तरह तुम्हारा होगा। गोली मतलब वो चलाने वाली। कैसे होगा ये हो जाएगा पहला x⁴, ध्यान से देखो तो क्यूब डाल दूंगा तो x⁴ माइनस के 6x² और प्लस में 6x⁵, तो सारे अलग अलग आएंगे, माइनस में 12x⁵, सारे अलग अलग आ रहे, वैरायटी बन गई यार हमारे पास। 3 और 2 5 और ठीक किया हमने, ठीक है। और साथ में इनके पूरे क्या है dx। बस अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। 5x⁴ माइनस 6x⁵ प्लस में 6x⁵ माइनस के 12x³ इंटू में dx। क्या ये इंटीग्रेशन करके दिखाओ कैसे होगी। ये हो जाएगी 5/5 x⁵ अपॉन में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 6/3 जो बचेगा 2x³, इसमें बचेगा 6/6, तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बचेगा प्लस में x⁵, ये क्या बचेगा 12/4, तो माइनस के 3x⁴। ठीक लिखा मैंने, कोई मिस्टेक नहीं किया। ये है 1 to 2। बस अब इसमें लिमिट डाल दो यार, इसमें लिमिट डाल दो तो आंसर मुझे बता देना फिर कमेंट बॉक्स में इसी बात पे क्या रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के बता देना आंसर क्या आ रहा है। ऐसे एक और क्वेश्चन कराए प्रैक्टिस के लिए, इस बार तुम करके दिखाना। एक फील्ड है, इस बार छोटा बच्चा है कोई टाइगर का, तो फील्ड हमें दे रखी है x² i कैप प्लस y³ j कैप और y इज इक्वल टू x² के अलोंग हमें फाइंड आउट करना है। एक पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, एक पैराबोला है, उसके अलोंग मान लो ऐसे ऐसे फील्ड है, ऐसे ऐसे ये फील्ड है, लेकिन हमें पूरी तो कैलकुलेट करनी नहीं होगी, हमें कहां से कहां तक कैलकुलेट करनी है वो देख लेते हैं। इसने कहा हुआ कहां से कहां तक करनी है, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अगर ये तुम्हें थोड़ा सा इधर लाइट पड़ रही है नहीं दिख रहा तो मैंने लिखा 0 to 1, ठीक है। इसको करके दिखाओ, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, ठीक है। मैं रियल टाइम में करके नहीं दिखाने वाला, खुद से पॉज करो एक बार। कर लिया, करें साथ में करें, इसको रख देते हैं, साथ में करते हैं क्वेश्चन को। दोबारा वही वाला प्रोसीजर यार, मुझे तो f.dr निकालना है किसी तरह, लेकिन कैसे निकाल लूं बस वही देखना है। इसके लिए dr निकाल लो, dr अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अब जल्दी करेंगे। dx i कैप प्लस में dy वहां से निकाल लो, क्या आ जाएगा 2x dx j कैप। बात समझ में आ गई, dr आ गया। उसके बाद क्या निकालना होता है, dr आ गया, f के साथ मल्टीप्लाई कर दो, f के साथ पहले f में डाल दो x² i कैप प्लस में y की जगह x² को डाला तो क्या बन जाएगा x⁵ है ना, समझ आया x⁵ कैसे बना। और मल्टीप्लाई में dr मैंने नीचे लिखा ही वही रहा, मल्टीप्लाई कर दो अब दोनों को, तो क्या बन जाएगा f.dr, क्या बन जाएगा f.dr। i से i को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x⁵ और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x⁵
इंटू में dx। अरे क्या करना है इसको 0 से 1 तक, क्योंकि x की टर्म में निकालना है, 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। और इसमें क्या बताने वाला है बताओ। लो हो गया क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हमने किया। x की पावर 6 आ जाएगी और बिल्कुल सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। देखो तुम्हारे सामने लो, 1 मिनट का क्वेश्चन था, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा। इसको देखो, ताड़ो इसको जितना देख सकते हो, ठीक है। तब तक मैं इसको करता हूं रब और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी लाइन इंटीग्रल का एक आध और देखता हूं, मैं प्रिपेयर तो करके लाया था 3-4 क्वेश्चन, उसमें से एक आधा और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तुमसे इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर तुम मेरी ये वीडियो बहुत ही बाद में देख रहे हो, 1 आध साल हो चुका मेरे को डाले हुए, ठीक है, तो फ्यूचर की बात थोड़ी कर ले, तब तो मैं वो कर चुका हूं काम जो मैं बोलने वाला हूं। अगर तुम अभी अभी लेटेस्ट ही देख रहे हो, 1-2 दिन ही हुए हैं या 10-15 दिन ही हुए हैं, तो मैं जैसे ही अपनी सीरीज खत्म कर लूंगा सारे मैथ के टॉपिक 1 शॉट में, उसके बाद मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक वीडियो में कम से कम भी 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। शायद वो लाइव हो, भगवान की दया से अगर यूट्यूब की कंडीशंस फॉलो हो जाती हैं तो लाइव कराऊंगा। अब थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका आज का देख लो। थर्ड क्वेश्चन है, एक तुम्हें फंक्शन दे रखा है, दोबारा एक फील्ड का फंक्शन दे रखा है, 3xy i कैप माइनस के 5z j कैप प्लस में 10x k कैप। ये तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है अलोंग x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू t क्यूब फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 to 2, फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 to 2। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, देखो इसे करके दिखाओ जरा क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो। वही dr लिखना है, इस बार dz भी आ जाएगा, बस। और क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं इसे, ठीक है। एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ क्या दे रखा है, इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ऐसा कुछ है नहीं इसमें बताने में जो मैं तुम्हें न्यू बताऊं। पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या मतलब होता है, एक्स दिया हुआ है t की टर्म्स में, y दिया हुआ है t की टर्म्स में, z दिया हुआ है t की टर्म्स में। और क्या बताऊं मैं इसके बारे में, कुछ भी नहीं है। तुम पूरा का पूरा ये जो तुम्हें डाटा दिया हो ना क्वेश्चन में डाल दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक नवा f वेक्टर बन के आ जाएगा। f वेक्टर क्या बन के आ जाएगा, 3xy, xy ये अल्फा नहीं है यार, x है, ठीक है। xy y डाल लो जरा, ये बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 1 और साथ में आ जाएगा 2t स्क्वायर, मतलब ये 6 बन जाएगा और साथ में t स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा 6t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर, 6t की पावर 4, 6t की पावर 4 प्लस में t स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ आई कैप भी है, माइनस में 5z j कैप और प्लस में 10x t स्क्वायर प्लस 1 k कैप। लो क्या था इसमें, हो भी गया। अब तुम्हें dr वेक्टर निकालना है। dr वेक्टर क्या होता है, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। एक बार लिख दूं मैं, एक बार मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं। लो dx क्या आ जाएगा, इसका और डिफरेंशिएट कर दो तो 2t i कैप। देखो सारा मैं t में लेके आ जाऊंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में कराने वाला। इसको इंटीग्रेट कर दो तो 4t j कैप प्लस में इसको इंटीग्रेट कर दो 3t स्क्वायर k कैप। क्या सॉरी, इंटीग्रेट मैं बार बार बोल रहा हूं, माय मिस्टेक। मैं बोलना चाह रहा हूं डिफरेंशिएट। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट ले लो। इसका आई कैप के साथ आई कैप हो जाएगा तो ये एफ डॉट डी आर मैं निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। एफ डॉट बढ़िया मार्कर से करें, ठीक है। थोड़ा सा लाइट हो गए मार्कर तो न्यू मार्कर से करते हैं। आई कैप को आई कैप के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2t और ये साथ में आ जाएगा तो ये बन जाएगा 12t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर और साथ में एक और t आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा ही खतरनाक चल रहा है ना मार्कर। प्लस में क्या आ जाएगा, इस चीज को करेंगे तो 4t तो ये हो जाएगा 20 और t की पावर 4, 20 t की पावर 4 तो ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस t की पावर 4। सही लिखा मैंने, ये प्लस और ये माइनस बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाएगा 30 प्लस में 30, एक टी स्क्वायर ये रहा और बाकी ये रहा टी स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। तुम्हारे सामने है, बस इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करना रह गया है, बाकी हमारा काम हो चुका है, दैट्स इट। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक। अब इन टर्म्स को इकट्ठा करना है तो ये
क्या बन जाएगी 12t⁵ प्लस 12t⁵ माइनस के t⁴ प्लस में 30t⁴ और प्लस में 30t²। ठीक है, साथ में dt भी आ जाएगा। यार मैंने dt लिखना भूल गया हूं, यहां पे dt भी आ जाएगा, dt इसके पूरे के साथ क्या आ जाएगा dt। बस सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे दो पावर दिख रही है तो इनको थोड़ा सा इकट्ठा कर लो। 1 to 2 12t⁵ प्लस में 12t⁵ और प्लस 10t⁴ प्लस 30t² और dt। दैट्स इट, जो तुम्हारे सामने। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे आ जाएगा 2t, इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा 2t⁵, यहां पे आ जाएगा 3t⁴। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2t⁵, यहां पे आ जाएगा 10t⁵ फ्रॉम 1 to 2। पहले 2 डाल लेंगे, -1 डाल लेंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तुम्हारे सामने आंसर। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट लाइन इंटीग्रल। मेरे ख्याल से मैं इन डेप्थ गया हूं यार लाइन इंटीग्रल के बारे में। अब हम करेंगे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं तुम्हें इन डिटेल बताऊंगा, कुछ नहीं छुड़वाने वाला, कुछ नहीं रटवाने वाला। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा तुम्हें ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में जो तुम्हारे पास हर ऑलमोस्ट जगह पे काम आएगी अप्लाइड में। ठीक है, कैसी भी कैलकुलस करो या कुछ भी करो, तुम्हारे पास वो काम में आएगी, ज्योमेट्री वगैरह हर जगह पे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स की तरफ अपने साथ लेके चलता हूं। तो हेडिंग डालो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, उसमें फर्दर हेडिंग डालना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। कैसे? स्फेरिकल। ज्यादा प्रूफ वगैरह पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, प्रूफ की हमें जरूरत भी नहीं है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, बाकी इसके बारे में जितनी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें कर लेते हैं। बातें करने में तो हम वैसे होशियार है ना, तो चलो इसके बारे में सारी बातें कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज इसके हमारे पास होती है, इसमें कोऑर्डिनेट्स यूज कैसे होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यहां पे होते हैं r, θ और फाई। ठीक है, फाई तुम्हें जैसे बनाना बना लो, मैं ऐसे बनाता हूं और तुम ऐसे बना लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोटेशन की बात है, जो मर्जी यूज कर लेना। अब यहां पे एक चीज सीखने वाली सुनो, जब भी तुम्हें x फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ r, θ, फाई, तो कैसे लिखेंगे। देखो वैसे तो मैं ज्योमेट्री से निकलवा सकता हूं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, r क्या होता है पहले ये चीजें बता देता हूं। अगर तुमने बिल्कुल ही पहली बार देखी है ये चीज तो मैं तुम्हें बता देता हूं। r होता है ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट मैंने लगा दिया, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है r। ठीक है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है r। अब मान लो ये हमारे पास कुछ ऐसे है, इसको मान लो थोड़ा सा और नीचे, ये मान लो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एंगल हमारे पास क्या होता है, ये एंगल जो ऊपर से आ रहा है ये एंगल, इसको हम कहते हैं फाई। इसको क्या कहते हैं, फाई। और ये एंगल हमारे पास क्या होता है, थीटा। ये एंगल कैसा होता है, थीटा। बात समझ में आ गई, ये चीजें समझ में आ गई। ये एंगल फाई और ये एंगल थीटा। थीटा कहां से कहां घूम सकता है, थीटा घूम सकता है 0 से लेके, थीटा की रेंज होती है 0 से लेके 2 पाई तक, और फाई की रेंज क्या होती है 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई तक क्यों, थीटा पूरा घूम जाए, फाई सिर्फ इतना ही घूमे तो काम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं फाई को दूसरी साइड भी ले जाऊं तो भी वो इतना ही घूमे, काम तो थीटा ही कर देगा। बात समझ में आ रही है यार, सीखने वाली चीज है। देखो r कहां से कहां तक होगा, r होगा 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक। ऐसे समझ नहीं आती चीजें, मेरे को खुद नहीं आई थी। अब देखो r को कांस्टेंट कर दो, r को कांस्टेंट कर दिया, मान लो r को कांस्टेंट कर दिया, तो तुम्हारे पास कैसी शेप मिलेगी। मतलब ऐसे समझ लो कि मैंने ये डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, कैसे भी घूम सकता है। अगर ये सिर्फ 2 डायमेंशन में होता तो ये ऐसे घूम सकता था, ऐसे घूम सकता था, और ये बना देता सर्कल। कैसा बना देता, सर्कल। वैसे तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा कोन जैसा लग रहा होगा, एक कोन जैसा कुछ नहीं है। अब इसमें थीटा भी मूव कर सकता है, मतलब ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है। तो क्या होगा, ऐसे भी मूव कर सकता है और ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है। सोचो मैं क्या बनाऊंगा, ऐसे ऐसे करते करते क्या बनाऊंगा, एक स्फीयर बना दूंगा। क्या बनाऊंगा, एक स्फीयर बना दूंगा, एक स्फीयर बना दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, r को मैं चेंज कर सकता हूं, r को मैंने चेंज कर दिया। इस बार मैंने फाई को कांस्टेंट कर दिया। क्या करा, फाई को कांस्टेंट कर दिया, ये फाई फिक्स्ड हो गया। ठीक है, फाई फिक्स्ड हो गया। अब मैं r को जितना भी चेंज कर दूं, लेकिन थीटा ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं। थीटा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक कोण मिल जाएगा।
देखो कैसे ज्योमेट्री भी सीख रहे हैं इससे। फाई को कांस्टेंट करा, हमारे पास ये मिल गया। अब अगर मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया भैया को, थीटा को कांस्टेंट कर दिया, तो कौन सी शेप मिलेगी ये तुम बताना कमेंट बॉक्स में। थीटा को कांस्टेंट कर दिया तो कैसी शेप मिलेगी तुम बताना। थीटा कांस्टेंट कर दिया, फाई ऐसे ऐसे हो सकता है और रेडियस बढ़ सकती है, ऐसे ऐसे करके हम रेडियस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा? ठीक है, बता दूं? क्या मैं बता दूं या कमेंट में बताओगे? सस्पेंस सा रखने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेन मिलेगा, क्योंकि घूम तो हम सकते नहीं, घूम तो सकते नहीं, और ये क्या कर सकता है? 180 डिग्री तक चल सकता है, तो खाली ऐसे ऐसे कर सकता है। ये जो डंडी सी दिख रही है ना तुम्हें, ये ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे हो सकती है, बड़ी जितनी भी हो, लेकिन ऐसे ऐसे हो सकती है। तो क्या मिलेगा? प्लेन ही तो मिलेगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्फीयर, कोन और प्लेन, तीन पॉसिबिलिटी है। अगर हम एक को भी फिक्स्ड कर देते हैं तो बहुत सारी बातें हो गई। अब थोड़ा रटने की तरफ चलते हैं, ठीक है? ये तो ज्योमेट्री हो गई जो मुझे पसंद है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यही मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है? कुछ होते हैं ना अपने अपने, वैसे तो पूरा मैथ ही बढ़िया लगता है मेरे को, तभी मैं पढ़ा रहा हूं। एक्स हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई क्या होता है? आर साइन थीटा कॉस फाई। क्या होता है? साइन थीटा कॉस फाई। ऐसे ही वाई हमारे पास क्या होता है? आर साइन थीटा साइन फाई। ऐसे ही हमारे पास जेड क्या होता है? जेड होता है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज और भी है यार, ऐसे यहां पे खत्म नहीं करेंगे। फिर हमारे पास होता है लाइन एलिमेंट, ठीक है? लाइन सेगमेंट लिख लेना इसे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं हम कभी भी? लाइन सेगमेंट लिखने के लिए यार तीन चीजें होंगी। अगर तुम्हें आर कैप की डायरेक्शन में देखना है, ठीक है, आर कैप की डायरेक्शन में देखना, तो वो मिलेगा डी आर। कैसा मिलेगा? डी आर। अगर तुम्हें थीटा कैप की डायरेक्शन में देखना है कुछ भी चेंज, मान लो अगर तुम्हें आर में थोड़ा सा चेंज देखना है यहां से लेके आकर, तो क्या होगा? वो डी आर होगा। अगर तुम्हें थीटा की डायरेक्शन में देखना है तो कैसे होगा वो? पहले तुम्हें आगे जाना पड़ेगा, फिर इधर घूमना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल होता है? ये आर है, ये थीटा है, मान लो डी थीटा है, छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल, ठीक है? लाइन बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? इसको ना लाइन सेगमेंट लिख लो, ठीक है? लाइन सेगमेंट ही लिख लो यार, इसको स्मॉल एलिमेंट लिख लो यार, बहुत होगा। मतलब ये हटा के इसकी लगा लिख लो स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लाइन एलिमेंट, स्मॉल, ठीक है? स्मॉल एलिमेंट, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब छोटा सा पार्ट, वन डायमेंशनल। अब क्लियर हो जाएगा। 1D सरफेस की बात नहीं कर रहा, सरफेस अभी आएगा, ठीक है? ये मैं लाइन की बात कर रहा हूं। 2D अभी आएगा, 3D अभी आएगा। 2D में होता है सरफेस, 3D में होते हैं, उसमें लिखूंगा सरफेस एलिमेंट, और लास्ट वाले में लिखूंगा इसको स्मॉल लाइन एलिमेंट कर देना। सेकंड में लिखूंगा सरफेस एलिमेंट, और लास्ट में लिखूंगा वॉल्यूम एलिमेंट। छोटे की बात कर रहा हूं। छोटा सा अगर मैं इसकी तरफ चेंज चाहूं तो वो बनेगा dr, इसकी तरफ चेंज चाहूं तो वो क्या बनेगा? आर एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो वहां से क्या मिल जाएगा? आर डी थीटा। एंगल इज इक्वल टू आर का मैं पता नहीं थी, अपॉन में रेडियस। फॉर्मूला होता है ये छोटी क्लासेस में, इसको याद कर लेना। अब हमें क्या निकालना था? आर्क निकालना, तो आर डी थीटा। इधर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। तीसरी डायरेक्शन में फाई कैप की डायरेक्शन में, अब ऐसे ऐसे घूम गए, और थर्ड डायमेंशन में हमें ऐसे भी आना पड़ेगा। इतनी बढ़िया ड्राइंग है नहीं मेरी, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करूंगा। और ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा हमारे पास। तो इसमें हमारे पास डी फाई जब हम निकालना चाहेंगे, तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ठीक है, इसको प्रूव करने का। तुम फिलहाल के लिए याद भी कर लेना फाई कैप। अच्छा, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है? आर कैप मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है। आर कैप की डायरेक्शन में चेंज ये होगा, थीटा कैप की डायरेक्शन में चेंज ये होगा, और इसकी डायरेक्शन में होगा आर साइन थीटा डी फाई। आर साइन थीटा डी फाई, ये हमारे पास चेंज होगा। बिल्कुल सिंपल से इसके प्रूफ भी, बट मैं प्रूफ में ज्यादा जा नहीं रहा। ये तो हो गया 1D एलिमेंट। अब लिखो सरफेस एलिमेंट। क्या लिखेंगे? सरफेस एलिमेंट। छोटे से सरफेस एलिमेंट कैसे होंगे? अब ध्यान से सुनना, छोटा सा सरफेस एलिमेंट हम कैसे लेंगे? अगर तुम्हें आर कैप की डायरेक्शन में लेना तो कैसे लोगे? आर कैप की डायरेक्शन में अगर तुम्हें लेना तो बाकी दोनों को लेना होगा, ठीक है? बाकी दोनों को कैसे लेंगे? इसको ऐसे लिख लेना, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है? स्मॉल एलिमेंट अलोंग थीटा कैप क्रॉस स्मॉल एलिमेंट अलोंग फाई कैप। इसका मतलब क्या हुआ यार? ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताई थी, ध्यान करो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जैसा कुछ बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वही है, ठीक है? एरिया को रिप्रेजेंट करना। तो एरिया कैसे निकालेंगे? डीएल थीटा क्या होता है? यहां पे आ जाओ वापिस।
थीटा की डायरेक्शन में आर डी थीटा होता है, फाई की डायरेक्शन में होता है, तो ये टोटल बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और यहाँ पे आर कैप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही थीटा कैप की डायरेक्शन में क्या, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। थीटा कैप की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, थीटा वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को लिख दो, आर डी आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। और साथ में थीटा कैप, और साथ में फाई कैप की डायरेक्शन में सरफेस एलिमेंट कैसे लिखोगे, छोटा सा सरफेस एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप की डायरेक्शन में कैसे लिखोगे, आर स्क्वायर नहीं आर डी थीटा फाई कैप। अब एक चीज ध्यान से सुनना यार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। इनका मतलब ये है, अगर तुम स्मॉल सा सरफेस ले रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, तो तुम्हें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। ये मतलब होता है इसका मतलब ये है कि अगर एक तुम सरफेस एलिमेंट ले लो तो उस पर नॉर्मल देखो, वो नॉर्मल किसकी डायरेक्शन में है, आर कैप की डायरेक्शन में। ये मतलब होता है इसका। मैं ज्यादा डीप इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमें फॉर्मूला एट द एंड तो रटना ही है, क्वेश्चन रटने से ही होंगे चीजें। बट फिर भी यार, अगर बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स चाहिए तो मुझे बताओ ना, मैं तो वेट कर रहा हूं डालने का, बट फिलहाल के लिए इसी पे ही रहते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें वॉल्यूम एलिमेंट भी बताया था कैसे निकालते हैं वॉल्यूम एलिमेंट, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था तुम्हें मैंने। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, डीएल आर कैप डॉट डीएल थीटा कैप क्रॉस डीएल फाई कैप, आर थीटा फाई, ठीक है। साइक्लिकली चलते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, दिस इज दी वॉल्यूम एलिमेंट। छोटा सा डीवी हमें ऐसे मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। समझ आ गई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब तुम्हें एक और चीज बता दूंगा ना मैं, तो तुम हैरान हो जाओगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए वो डाइवर्जेंस वगैरह के फॉर्मूले वो नहीं रहेंगे। कहीं तुम सोच रहे हो वही सेम फॉर्मूलाज आ जाएंगे डाइवर्जेंस वगैरह के लिए, नहीं, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता था, डेल बाय डेल फाई, है ना, डेल बाय डेल फाई, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ये फॉर्मूला होते थे ग्रेडियंट का। डाइवर्जेंस का ऐसे होता था, उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं आता था, ऐसे ही कर्ल का भी एक फॉर्मूला होता था यार, वो तो कार्टेशियन में होता था। क्या पोलर, इसमें भी ऐसी होगा स्फेरिकल में। अब तुम्हें स्क्रीन पर, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, स्क्रीन पर तुम्हें दिख जाएगा ये फॉर्मूलाज होते हैं एक्चुअल में। इसको रट लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। क्या सबने नोट कर लिए? अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कौन से? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से सुनो, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कराने से पहले जो अभी मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाया वो ऐसे नहीं दिखाया होगा मैं। वो स्क्रीनशॉट दिखाने का मतलब ये है कि अभी मैं जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें यूज है उनका। सारे क्वेश्चन, और सारों में तो नहीं कहूंगा, बट 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तुम्हारे पास उसका यूज आएगा, तब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए अभी उसको नोट कर लो अच्छे से। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं यार, वही हमारे पास 3 एक्सिस है। इस बार हमारे पास क्या होगा, एक होगा हमारे पास डिस्टेंस, उसको मैं इस बार रो से डिनोट करूंगा, ठीक है। और इस बार मैं क्या कर सकता हूं, एक थीटा घूम सकता हूं, वही ऐसे वाला थीटा, ऐसे वाला थीटा घूम सकता हूं, ठीक है, ये वाला थीटा घूम सकता हूं। लेकिन इस बार हमारे पास एक डिस्टेंस होगा, एक चीज होगी z, ठीक है। z का मतलब ऐसे। अब तुम ध्यान से देखो, इस z को फिक्स कर दो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, है ना। तो ये क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बना देगा। अगर मैं तीनों चीजों को चेंज करूं तो ये क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा। अगर मैं रो को फिक्स कर दूं तो ये क्या बनाएगा, रो फिक्स कर दिया तो सोचो अब ये घूमता रहेगा और z भी फिक्स है, घूम घूम के क्या बना देगा, एक प्लेन है ना, एक प्लेन घूम के क्या बना देगा, ये बना देगा सिलेंडर। क्या बना देगा, सिलेंडर, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी कर लेना, थीटा कांस्टेंट होगा तब क्या बनेगा, z कांस्टेंट होगा तब क्या बनेगा, वो सारी चीजें तुम पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताना जरा, z को कांस्टेंट कर दूं तो ये क्या बनेगा, इसको मैं अगर छोड़ सकता हूं तो, अगर मैं z कांस्टेंट कर दूं ना, z कांस्टेंट कर दूं तो ये पता क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनने वाला है, ये बनेगा, सोचो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा कोण। अगेन वही वाला, वो लास्ट वाला। और थीटा के लिए तुम सोचना कि थीटा पे क्या बनेगा इस बार,
ये चीज अगर तुम्हें क्लियर है तो वापिस आते हैं अपना एक्स को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इसके। अब कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे आर कोस थीटा। कैसे लिखेंगे, आर कोस थीटा, ठीक है। आर नहीं, यहां पे रो लिख लेना यार, फिर तुम कहोगे कंफ्यूज हो गए। यहां पर रो कोस थीटा, वाई को कैसे लिखेंगे, रो साइन थीटा, और जेड को कैसे लिखेंगे, जेड को कैसे लिखेंगे, जेड, क्योंकि यहां पे जेड ही है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज हमारे को क्या करनी है, इसके लाइन एलिमेंट सीखेंगे, इसके हम सरफेस एलिमेंट सीखेंगे, इसका वॉल्यूम एलिमेंट सीखेंगे। सबसे पहले इनके लाइन एलिमेंट क्या होते हैं, लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट। अब लाइन एलिमेंट क्या होते हैं, सुनो, लाइन एलिमेंट हमारे पास डी एल आर की डायरेक्शन में क्या होता है, आर की डायरेक्शन में हमारे पास ये होता है डी रो, दैट्स इट, डी रो, रो कैप की डायरेक्शन में ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास डी रो का मतलब होता है इतना सा पार्ट यार, उसका डी रो होगा, जैसे उसमें डी आर था ना, वैसे इसमें डी रो है, बस रो और आर चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। ऐसे हमारे पास थीटा की डायरेक्शन में क्या होगा, थीटा की डायरेक्शन में उसमें क्या था, आर डी थीटा, इसमें क्या होगा, रो डी थीटा, थीटा कैप की डायरेक्शन में। ऐसी लाइन एलिमेंट फाई, फाई नहीं होता, इसमें जेड होता है, जेड की डायरेक्शन में क्या होगा, डी जेड, जेड की डायरेक्शन में। डायरेक्शन शो करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, डायरेक्शन नहीं शो करेंगे तो पता नहीं लगेगा। ऐसी सरफेस एलिमेंट पे अब आ जाओ, सरफेस एलिमेंट, इसमें क्या होता है, सरफेस एलिमेंट में अगर मैं छोटा सा सरफेस एलिमेंट लूं इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो वो क्या होगा, आर की डायरेक्शन में इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आएगा, रो, सॉरी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आएगा, रो डी थीटा डी जेड, थीटा कैप और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, थीटा कैप क्रॉस जेड कैप, तो हमारे पास क्या आएगी, आर थीटा जेड, थीटा और इसकी करेंगे तो क्या आएगा, आर, वो साइक्लिकली चलते, याद है क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के वाला, तो ये आई है, आई की जगह क्या है, रो है, जे की जगह क्या है, थीटा है, और के की जगह क्या है, जेड, ऐसे याद रख लो। तो थीटा और जेड की क्या आएगी, आई कैप, मतलब रो कैप, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, रो डी थीटा डी जेड रो कैप। ऐसे ही तुम सरफेस एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा लिखना चाहो तो क्या बन जाएगा, थीटा की डायरेक्शन में अगर लिखना चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी रो डी जेड थीटा कैप। ऐसे अगर तुम लिखना चाहो जेड की डायरेक्शन में तो ये बन जाएगा रो डी थीटा डी रो जेड कैप, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही वॉल्यूम एलिमेंट भी लिख लो यार, वॉल्यूम एलिमेंट भी लिख लो, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट भी लिख लो। वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डीवी, इन तीनों का क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ऐसे होता है डीएल वेक्टर, डीएल आर डॉट डीएल थीटा क्रॉस डीएल जेड, ये होता है। कैसे आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा डीएल वेक्टर होता है वो, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा, ये तीनों से बन जाएगा रो डी थीटा डी जेड, दैट्स इट। अब तुम कहोगे इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका होता है 1, मैंने पहले ही बताया था यूनिट वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, मैंने वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया हुआ, जिसने नहीं देखी तो उसका थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मैं साइड पे हो जाता हूं और इनके भी तीनों 4 ऑपरेटर तुम्हें दिखा देता हूं, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 4 ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और लैप्लासियन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब आ जाओ, अब हम करने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, एक साथ करेंगे, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन लिख लो, सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, मान लो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या, मान लो तुम्हारे पास कभी भी कोई भी ऐसा सरफेस है, उसमें फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में ए वेक्टर और इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में एन कैप और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो तुम कैसे लिखोगे, स्मॉल सा अगर तुम एरिया ले लो, इसका स्मॉल सा एरिया ले लो डीएस वेक्टर, तो कैसे लिखोगे, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, छोटे से एरिया की डायरेक्शन में। ऐसे छोटे 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 एरिया को प्लस कर दो, अगर इसका समेशन कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फील्ड पासिंग थ्रू दिस एरिया, है ना। अगर तुम समेशन नहीं लेना चाहते, अगर तुम
अगर तुम डिस्क्रीट पार्ट में नहीं, इसको ऐसे ऐसे नहीं तोड़ के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना चाहते हो, तो ये समेशन किस में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में। तो ये बन जाएगा a डॉट ds। या तो तुम डॉट प्रोडक्ट ले लो ds के साथ, या तो ले लो उसके नॉर्मल के साथ, बात तो एक ही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a वेक्टर डॉट n कैप इनटू में ds। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल का। देखो मैं तुम्हें रटवाया क्या है, रटने की चीज ही नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, अगर हमने रटा नहीं होगा तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर रटा होगा तो हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब इस पर डबल इंटीग्रेशन लगा दो। क्यों डबल लगा दो? क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशन होंगे, इस पर डायमेंशन 2 होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सरफेस जिस सरफेस के अलोंग हम इसको कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम इंटीग्रल भी साथ ही लिखवा दूं या अलग से? पहले इसको कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन कर देते हैं। इसका क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर तो नहीं, मैं बोलूंगा ही। अगर हमारे पास एक वेक्टर एक फंक्शन गिवन है वाई जेड आई कैप प्लस में जेड एक्स जे कैप प्लस में एक्स वाई के कैप, ये हमें दिया हुआ है, कहा हुआ है अलोंग दी सरफेस। जैसे लाइन इंटीग्रल में कहा था ना अलोंग दी कर्व, इसमें कहा हुआ है अलोंग दी सरफेस। एक हमें स्फीयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्फीयर। दिमाग लगाओ, कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज करूं तो आसान हो जाएगा। हमने दिमाग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं स्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वही बेस्ट रहेगा हमारे लिए। आगे सुनो, इसने क्या कहा, लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है? फर्स्ट ऑक्टेंट। लाइज इन दी फर्स्ट ऑक्टेंट। इसका मतलब क्या हो? स्फीयर तो यार पूरा का पूरा होता है, लेकिन इसने क्या कहा, उसका इतना सा पार्ट निकाल दो। मैं तुम्हें बना के कैसे दिखाऊं मुझे समझ नहीं आ रही है, बट तुम ऐसे समझ लो कि अगर ये मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो तुम सिर्फ उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना। एक ऑक्टेंट वाला ले आओ ऐसे, जो यहाँ पे होगा, ठीक है। मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। ये वाला पार्ट तुम्हें निकालना है। इसका मतलब है थीटा कहां से कहां घूम लो, 0 से लेके थीटा हो जाएगा 0 से लेके π/2, और फाई भी कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2। 0 से π/2। थोड़ा दिमाग लगा के पता लगेगी ये चीज, ध्यान से देखो। फाई क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा, पूरा नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ यहां पे था, यहां पे चला गया। बात समझ आ रही? फाई यहां पे था, यहां पे चला गया। और थीटा कैसे घूमा? थीटा तो इनके बीच में ही घूम रहा है, और इस एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है? 90 ही होता है। 2 एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है? 90। ये ऐसे से ऐसे घूमा 90, और ये ऐसे से ऐसे घूमा 90, दोनों 90 घूम रहे हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब क्या करें आगे? सोचो, हमने सरफेस इंटीग्रल करना, हमने सोचा क्या करें। अब हमें दिमाग लगाया और हमें पता लगा यार इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करने में नहीं फायदा होगा। हाँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करते हैं। तो हमने क्या किया, हमें पता है एक्स किसके इक्वल होता है। दिमाग लगाओ, पहले तो देखो इसमें रेडियस कितने हैं। रेडियस इसमें 1 है, यहां से देखो रेडियस 1 है। तो हमारे पास एक्स इक्वल होता था साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। वाई किसके इक्वल होता था? वाई इक्वल होता था साइन थीटा साइन फाई। जेड किसके इक्वल होता था? कॉस थीटा। अब तुम कहोगे आर कहां गया भैया? समझ आई? R1 के इक्वल। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एलिमेंट निकाल लो बस। सरफेस एलिमेंट कैसे निकालेंगे? सरफेस एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, सरफेस एलिमेंट अलोंग आर कैप हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। आर साइन थीटा डी फाई, यही होता है हमारे पास सरफेस एलिमेंट अलोंग आर कैप। तो हमने ये निकाल लिया। अब हमने क्या देखा इसमें कि अब हमें आर कैप भी होता है यहाँ पे, ठीक है, माय मिस्टेक, आर कैप भी होता है। अब ये भी R1 हो जाएगा। अरे R1 दे रखा ना, ये भी R1 है। अब हमें आर कैप निकालना है यार। बस आर कैप कैसे निकालने, पहले मैंने वो सोचा। आर कैप कैसे निकालने, मैंने सोचा 1 मिनट। आर कैप निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है। एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। याद है आर क्या होता था? आर यही तो होता था, आर वेक्टर तो यही होता था ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालूं? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालने का यही मेथड होता है ना यार, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। वही तो कर रहा हूं, वेक्टर लिखा अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। बात समझ में आ गई? कैसे लिखे हम वेक्टर? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये वेक्टर, तो मैं ऊपर जगह बनाता हूं इसकी, ठीक है। आई होप कि तुमने ये नोट कर लियो। अब ध्यान से देखना, मैं आर वेक्टर को ऊपर लिखने जा रहा हूं।
आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप हमारे पास हो जाएगा, नीचे हमेशा 1 बन जाता है यार, ठीक है, ये चीजों में ना जब भी साइन थीटा कोस थीटा जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो 1 बना देंगे। एक्स क्या होगा, एक्स होगा साइन थीटा कोस फाइव, तो यार लिख लो साइन थीटा कोस फाइव, और ये क्या होगा आई कैप प्लस में साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव, जे कैप प्लस में कॉस थीटा के कैप। आई नो कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि है भी क्वेश्चन बड़ा, तो सरफेस एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा तामझाम और ये पूरा तामझाम, इनकी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आर कैप की जगह ये आ जाएगा, आर कैप की जगह ये पूरा लंबा चौड़ा ये आ जाएगा आर कैप की जगह। आ रही है बात समझ में, ये आएगा आर कैप की जगह। तो लिखते हैं, 1 मिनट आसान कर दे थोड़ा सा, वैसे तो लिखना ही पड़ेगा बट यहाँ पे एफ वेक्टर भी निकाल लेते हैं। तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई जेड, इसको रब कर दो, ये लिख लिया होगा तुमने, इसको रब कर देते हैं और इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। आप तो कह रहे होंगे रब भी कर रहे, जो कर रहे हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस लॉन्ग मतलब लग रहा है तुम्हें बड़ा बड़ा सा, ऐसा कुछ है नहीं। अब f को इस तरफ निकाल लेते हैं, f वेक्टर अगर तुम ध्यान से देखो, मैं इसको लिखना चाहूं yz हमारे पास ये हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन फाइव कोस थीटा, मैं दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी साथ ही कर लेता हूं, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डॉट ds वेक्टर, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी साथ ही कर लेता हूं। पहली टर्म देखो क्या आएगी, साइन थीटा, एक मिनट, साइन थीटा साइन फाइव, साइन थीटा साइन फाइव, और साथ में क्या आएगा देखते हैं, आई कैप के साथ ये क्या, साइन थीटा कोस फाइव, लिखो साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोस फाइव, और साथ में और कुछ भी आएगा क्या, ये भी रह गया साइन थीटा डी फाइव, साइन थीटा मतलब साइन क्यूब डी थीटा डी फाइव, तो ये सब हमारे पास है, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम, कुछ मिस, अच्छा जेड भी था, जेड भी है ना, तो अभी एक और टर्म आएगी इसमें, जेड है कोस थीटा, तो कोस थीटा भी लिखो यहाँ पे, कोस थीटा डी फाइव, ठीक है, प्लस में आगे लिखते हैं, आगे हमारे पास आ जाएगा, जेड एक्स का मतलब क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा कोस फाइव, साइन थीटा कोस फाइव, अरे दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, ये देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर आएगा, वाई कैप जे कैप सब हट जाएंगे, जेड एक्स लिख दिया अब हमने, साथ में आएगा जे कैप के साथ क्या, साइन थीटा साइन फाइव है ना, और साथ में साइन थीटा साइन फाइव लिखते हैं, साइन थीटा साइन फाइव, और साथ में एक और साइन थीटा यहां से भी आएगा, इसको पूरे को बाद में ही लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट डाल के, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। यार मेरे को तो सेम लग रही है दोनों इक्वेशंस, तुम्हें भी सेम लग रही है ना, सेम लग रही है, तीसरी भी निकाल के देख लेते हैं, क्या पता चमत्कार ही हो जाए, थोड़ा तो भगवान ने कुछ रहम किया होगा हम पे, तीसरी भी निकाल के देख लेते हैं, एक्स वाई हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा साइन फाइव कोस फाइव, साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव कॉस फाइव, और यहां से के कैप देखेंगे तो कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा, यार ये तो तीनों सेम आ गई, डी थीटा डी फाइव, तीनों सेम आ गई अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो मतलब थोड़ा सा हमें फायदा हो गया, ये तो हमें फायदा हो गया थोड़ा सा। तो अब हमारे पास क्या गया, ये तो आ जाएगा 3 टाइम्स साइन क्यूब थीटा साइन फाइव कॉस थीटा डी फाइव। अब तो बस इसका क्या करना रह गया, इसका करना रह गया सरफेस इंटीग्रल, और कुछ नहीं रह गया, ठीक है, इन सब की हमें जरूरत नहीं है, इसको रब कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, बस अब इसका क्या करना रह गया, सरफेस इंटीग्रल करना रह गया। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला था एस, ठीक है, एफ डॉट डीएस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2, ये तो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि इसको भी 90 घूमना पड़ेगा और इसको भी 90 घूमना पड़ेगा, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, ये 3 तो बाहर लिख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा साइन फाइव कॉस फाइव, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, साइन थीटा डी फाइव, अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रल, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा
इसको थोड़ा सा अगर तुम्हें सही करना है तो ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा डी, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको लिख लेना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसमें लगा देना फॉर्मूला, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 साइन फाई कॉस फाई। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा साइन 2 फाई अपॉन 2, साइन 2 फाई अपॉन 2 इंटू डी फाई। तो ये वाला तो आसान हो गया इंटीग्रल, बस इसको सॉल्व करना रह गया। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 2 को बाहर भेज दो, 3/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइन इंटू कॉस, तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड कर सकता हूं, जो कि सबसे बड़ी नादानी होगी। तुम साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रल भी सॉल्व करके दिखाओ, ये छोटे मोटे काम भी करके दिखाओ, कर सकते हो ना ये वाला। तो 1 मिनट लगेगा मेरे को, लेकिन तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा ना। साइन 2 थीटा की अगर मैं करके दिखाऊं, ये इजी है, ये तो मैं करके दिखा सकता हूं। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा। साइन 2 थीटा अब की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस 2 थीटा, माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 0 से पाई बाय 2, ठीक है। अगर मैं यहां पे रखूं माइनस 1/2 बाहर रखूं, पाई बाय 2 डालूंगा तो -1 और 0 भी डालूंगा तो -1 विच इज इक्वल टू 1। ये तो 1 आ गया पूरा, इसको छोड़ दो, ये तो 1 आ गया। ध्यान से देख लेना, ये तो 1 आ गया। -1 -1 -2 माइनस से माइनस 2 से 2 1 आ गया। बस इसको सॉल्व करना रह गया। जो भी आएगा तुम्हारा, इसको देख लेना, जो भी आएगा तुम्हारा, और ये आ जाएगा साथ में 3/2। बात समझ में आ गई। तो ये तुम्हारे सामने था बढ़िया वाला क्वेश्चन। अब करेंगे हम सरफेस इंटीग्रल का एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा क्योंकि अभी मैंने किसका लिया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का लिया। मैं एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का भी ले लेता हूं, ठीक है। सिलिंड्रिकल का ले रहा हूं ताकि थोड़ी सी वैरायटी हो जाए हमारे काम में और हमें करने में भी थोड़ा मजा आए, ठीक है। सो अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का भी मुझे एक एग्जांपल तो कराना ही था, वरना मैंने कराए क्यों इतने मेहनत लगा के। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। f इज इक्वल टू जेड आई कैप प्लस में एक्स जे कैप माइनस में 3y स्क्वायर जेड के कैप। ये हमारे को दे रखे हैं जेड आई कैप प्लस में एक्स जे कैप प्लस माइनस में 3y स्क्वायर जे कैप, ठीक है। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया रात में, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। एफ वेक्टर हमारे पास ये हो गया है और इसने कहा है अलोंग द सरफेस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब है तो सर्कल के अलोंग की बात कर रहा है ना। सर्कल के अलोंग लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 to 5, z इज इक्वल टू 0 to 5 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ये तो आसान क्वेश्चन है यार। इसमें तो सिर्फ इसने कहा है कि वो सर्कल सर्कल पे करना है ना। तो सर्कल की क्वेश्चन दे दी तो ये तो करना और आसान होगा। कैसे करें सोचो। इसने z तो फिक्स कर दिया, तो अब हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे अभी पिछले में किया था वैसे ही ऑलमोस्ट करेंगे। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, f डॉट ds। बस अब तुम्हें ds वेक्टर निकालना है, जो कि क्या होता है, ds वेक्टर तुम्हें पता है क्या होता है। ये हमारे पास होता है, ठीक है, रो डी थीटा डी फाई। यही होता है रो कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। रो कैप की डायरेक्शन में यही होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। रो कैप क्या आ जाएगा, यहां से रो कैप आ जाएगा कोस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। ये होता है कोस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। ये चीज समझ आ गई, बात क्लियर है यहां तक। अब आगे सुनो, ये चीज प्लस ये चीज इनटू में दिस। एफ वेक्टर निकाल लेते हैं यार। एफ वेक्टर हमारे पास z की तुम्हें पता है इसकी कन्वर्जन कैसी होती है, अभी भी बताया था। x की जगह लिखते हैं r cos थीटा, r cos थीटा, y की जगह लिखते हैं r sin थीटा, और z की जगह लिखते हैं z, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। और यही तक, बस इतना ही, ठीक है। अब x की जगह पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा r cos थीटा और आई कैप, r cos थीटा आई कैप प्लस में नहीं माय मिस्टेक, ये हो जाएगा z आई कैप प्लस में x की प्लेस पे r cos थीटा, मतलब r कितना है यहाँ पे 4, 16 है ना, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 cos थीटा j कैप प्लस में
माइनस में 3y², माइनस में 3y², माइनस में 3y² मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू जेड इंटू में के का। ये पूरा तामझाम हमारे पास है। बात समझ में आ रही है? ये सारा कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इसको ds से मल्टीप्लाई करना है, f डॉट ds करना है, ठीक है। ध्यान रखना है ये रो कैप की जगह ये भी लिखा हुआ है, और यहां पर रो की जगह ना चुपचाप 4 लिख देना। बात समझ में आ रही है? रो कैप की जगह चुपचाप 4 लिख देना, क्योंकि 4 ही था उसकी रेडियस। बस अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना बड़ी ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से करना, बहुत मेहनत से लिखा है मैंने ये सारा कुछ। तो ये z आ जाएगा आई कैप के साथ, ये आ जाएगा cos थीटा, तो आ जाएगा 4z cos थीटा, ठीक है। 4 यहां से आएगा, cos थीटा यहां से आएगा, z यहां से आएगा, ठीक है। आप j कैप वाला करो, j को j के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस में z k कैप में लिखना भूल गया, ठीक है। यहां पे आ जाएगा j को j के साथ करेंगे तो 4 sin थीटा cos थीटा 4, तो मतलब 16 sin थीटा cos थीटा प्लस में, ठीक लिख रहा हूं ना मैं, sin थीटा cos थीटा, और ये 4 इंटू 4 16। अब क्या आ जाएगा, k कैप वाला डायरेक्शन आ जाएगी, 4 ये रहा, और ये कितना बन जाएगा 16 48 48 इंटू 4 64 इंटू 3 कर लेते हैं ना, 64 इंटू 3 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये माइनस का साइन 2, और सो ये कितना आ जाएगा 192, कितना आ जाएगा 192, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 192, साथ में आ जाएगा z स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। बस हो गया क्वेश्चन। तो अब क्या रह गया इसमें, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा, बस सरफेस इंटीग्रल करना है। थीटा और z हमारे पास है, ठीक है। थीटा कितना घूमेगा 0 से पाई बाय 2, क्योंकि एक ही क्वाड्रेंट में, एक ही ऑक्टेंट में, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा 0 से लेके, हर के लिए अलग अलग dz ले जाना, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 4, सबके लिए अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है। z कहां से कहां तक था, 0 से 5 तक, ये है 0 से पाई बाय 2 तक। पहले के लिए क्या बन जाएगा, पहले के लिए बन जाएगा 4z cos थीटा d थीटा dz, साथ में लिख लेना d थीटा dz। मैंने d फाई लिख दिया, यहां पे dz लिखना है, इसको फाई नहीं होता, इसमें dz होता है, यहां पे लिख लेना d थीटा dz, तो यहां पे आ जाएगा d थीटा dz, ठीक है, पहली टर्म के लिए। दूसरी टर्म के लिए ऐसे ही क्या आ जाएगा, 0 से 5 0 से पाई बाय 2, 0 से 5 0 से पाई बाय 2, और ये क्या आ जाएगा, ये लिखा 16 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको 16 साइन थीटा कॉस थीटा लिखने की जगह मैं 8 साइन 2 थीटा लिख दूंगा, d थीटा dz, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा माइनस 192 आ जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा 0 से 5 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, और ये क्या बन जाएगा z स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा dz। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे z जो है वो इस इंटीग्रल के लिए है, z dz अलग हो जाएगा। पहले का करके दिखाता हूं सिर्फ, बाकी तुम कर लेना। ये आ जाएगा 4 तो बाहर ही है, z dz इधर आ जाएगा, यहां रह जाएगा cos थीटा d थीटा, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाय 2। ये पहला इंटीग्रल होगा, पहला पार्ट इंटीग्रल का। दूसरे के लिए ऐसे ही क्या आ जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं होगा, 1 बाहर, 0 से 5 सिर्फ dz आ जाएगा, क्योंकि इसकी z की टर्म ही नहीं है। यहां रह जाएगा साइन 2 थीटा d थीटा, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस के 192, जिससे कोई लेना देना नहीं है, 0 से 5 z स्क्वायर dz, और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। बात सही लग रही है? बस इसको सॉल्व कर लिया, तो सिंपल सा, पिछले वाले से तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। इसको सिंपल से इंटीग्रल को सॉल्व करके और मुझे आंसर बता देना, और फिर तुम्हें लाइक तो मिल जाएगा तुम्हारे आंसर पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर मुझे बताना, और नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, बट ऐसे कोई बहाना नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये छोटे छोटे इंटीग्रल तुम खुद सॉल्व कर लो। उतनी बड़ी वीडियो फिर मजा भी नहीं आएगा तुम्हें भी, है ना। तो ये इंटीग्रल खुद से सॉल्व कर लेना, देख लेना तुम्हें कितना आता है। सो अब तुम्हारे पास क्या गिवन होगा, तीसरी चीज जो है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल, इस चीज को ध्यान रखना, वॉल्यूम इंटीग्रल को। अब ये वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कभी ट्रिपल इंटीग्रल निकालना पड़ जाए ओवर अ वॉल्यूम, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर इनटू में डीवी। डीवी इज द स्मॉल एरिया। अब मैंने तुम्हें याद करो अभी बताया था स्मॉल एरिया क्या होता है। स्मॉल एरिया के तीनों के अलग अलग फॉर्मूले बताए थे। एक का होता है dx dy dz कार्टेशियन में,
दूसरे में क्या होता है आर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तीसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है सिलेंड्रिकल में रो डी थीटा डी जेड। यही तो होता है, अरे सही तो लिखो, यही होते हैं ना तीनों, ये हमारे पास होते हैं। तो इनको छोटे छोटे वॉल्यूम को याद रखेंगे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आ जाएगा। जब सिलेंडर जैसे की कुछ बात होगी तो इसको यूज कर लो, स्फीयर जैसी कोई चीज की बात होगी इसको, वरना तो यही है ही अपना भाई। जैसे मैं तुम्हें एक अजीब सी ही क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, एक अजीब सा ही क्वेश्चन है। टी हमें गिवन है एक्स वाई जेड स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब मान लो कुछ तुम्हें ऐसी शेप दे रखी है, ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसी शेप दे रखी है, ये दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 1। तुम्हें करना है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल। कैसे करोगे सोचो। अभी हमें पता है z जो है ना, मान लो ये z एक्सिस है, ये इसमें गिवन होगी z y एक्सिस भी, नहीं गिवन है तो हम खुद ही एज्यूम कर लेंगे। ये z एक्सिस है, ये x है, अगर ये z मान के चल रहे हैं तो ऐसे करेंगे, ये x है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्योंकि हमें राइट हैंडेड चाहिए ना, x से y की तरफ जाएंगे तो हाथ हमारा ऊपर को घूमना चाहिए। अरे ये चीजें पता है ना, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट होते हैं, ये x से y की तरफ जाओगे तो ऐसे करोगे, z ऊपर की तरफ आना चाहिए, ऐसे करने पे z ऊपर, तो ये x है, ये y है, ठीक है। अब तुम z की लिमिट लिखना चाहोगे तो हो जाएगी 0 से लेके 3, ये तो यहीं खत्म हो गया। y की लिमिट कैसे लिखोगे और x की लिमिट कैसे लिखोगे, वो सारा खेल है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मैं y को एज्यूम कर लूं 0 से 1 तक वैल्यू हो रहा है, कहां से 0 से 1 तक, तो x कैसे वैल्यू हो रहा है, x के लिए मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 0,1 और ये पॉइंट है 1,0। इस लाइन की इक्वेशन लिखो 2 पॉइंट फॉर्म से। याद है 2 पॉइंट फॉर्म तुम्हें क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, ऐसे फॉर्म नहीं पता क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1, ये वाली फॉर्म पता है ना। यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स रखो, ठीक है, x1 y1 x2 y2 रखोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन मिलेगी 1 माइनस एक्स। थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो अब मेरे को ये वाली लाइनों की इक्वेशन डायरेक्ट याद हो गई, अब तुम इससे भी निकाल सकते हो। वैसे तुम भी बड़े हो गए हो तो तुम्हें भी पता ही होगा, हो गए हो ना बड़े, हाँ। तो ये क्या आ जाएगी, x कहां से 1 माइनस y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस y x की टर्म्स में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा 0 से लेके 1 माइनस y, तो हमें मिल गया लो t dv, मिल गया लो। हमने क्या किया, सबसे पहले ये 0 से लेके 1 माइनस y तक वैल्यू हो रहा था, x कहां से कहां तक आ रहा है, x आ रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 माइनस y तक खत्म हो रहा है, y जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक आ रहा है, z जो है 0 से 3 तक आ रहा है। तो हमने सारी लिमिट लगा दी, लिमिट हमने, इसमें खेल किसका है, लिमिट का, और सरफेस इंटीग्रल में खेल किसका, सरफेस चूज करने का, सरफेस चूज करने का, तो हमने लगा दी। बस अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, 0 से 3, 0 से 1 अलग अलग कर लेते हैं यार इनको, ठीक है। t की वैल्यू तुम्हारे पास है x y z स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा z स्क्वायर dz। दूसरा क्या है, y की है, तो ये आ जाएगा 0 से 1, ठीक है, ये आ जाएगा 0 से 1, और इसको लिखते हैं 0 से 1 माइनस y। इनको अलग अलग नहीं कर सकते, बताता हूं क्यों, dx dy, क्योंकि अभी यहाँ पे y की टर्म्स में आएगा। देखो कैसे करना है इसको, इसको ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, यह आ जाएगा z क्यूब बाय 3, 0 से 3 पुट करना तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 अपॉन 3, ये तो 9 बनेगा सीधा सीधा। इसको कैसे करेंगे, 0 से 1, x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 2, x की जगह 1 माइनस वाई पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2 dy, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने में कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा, 0 से 1, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y डिवाइडेड बाय 2, 2 भी बाहर ले आते हैं तो बन जाएगा 9 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0 से लेके 1, इंटीग्रेशन ही कर देते हैं इसकी डायरेक्ट, 1 की हो जाएगी dy लिख लेना, 1 की हो जाएगी y, इसकी हो जाएगी y स्क्वायर y क्यूब अपॉन 3 माइनस के 2y स्क्वायर अपॉन 2, तो y स्क्वायर कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो ये बन जाएगी 9 अपॉन 2, एक ही रख देंगे यहाँ पे तो बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 बाय 2, 1 से 1 कट गया और 3 से इसको काट देंगे तो 3 बाय 2।
फाइनली हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वॉल्यूम इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करने इतने मुश्किल नहीं है, बट बच्चे कंफ्यूज पता कहां पे हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी लिमिट्स में, इसकी लिमिट्स लगाने पे कि लिमिट कैसे लगाएं। देखो मैंने डायग्राम दिया था, तुम्हें कुछ बताया थोड़ी था, बस मैंने तुम्हें टी दे दिया और कहा कि इसकी वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दो, ठीक है, इसकी वॉल्यूम निकाल दो। वो टी के रिप्रेजेंट कर रहा था, एक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। एक मैंने ऐसे एक डायग्राम बनाया ना तुम्हारे सामने, ऐसे एक डायग्राम बनाया था अभी, उसमें से कितनी फील्ड पास हो रही है बस मुझे वो निकालनी, उस रीजन में से। अभी तक मैं सरफेस से निकाल रहा था, अभी तक मैं लाइन इंटीग्रल निकाल रहा था, अब मैंने क्या निकाला है, वॉल्यूम इंटीग्रल निकाला। क्या निकाला है, वॉल्यूम इंटीग्रल। बात समझ आई। नेक्स्ट एग्जांपल सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस, ये वाला तुम्हें दे दूं करने के लिए, इजी है यार, ये कुछ भी नहीं है इसमें। हमें क्या कहा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, मान लो ये एफ एक्स वाई हमें दिया हुआ एक फंक्शन, जैसे पिछले में एक्स वाई जेड दिया था, ये तो थोड़ा इजी है, ये तुम कर लेना। इन दी फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू 3x माइनस z इक्वल टू 0। यार ये वाला क्वेश्चन है, देख के, बिल्कुल देख के तुम्हें पता लग रहा होगा कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, क्योंकि z कहां से कहां तक दे रखा है, 0 से लेके 3x तक दे रखा, मतलब z की लिमिट तुम्हें यहीं से पता लग गई, 0 से 3x। निकालनी किसकी है, xy की तो निकालनी है। x की क्या आ जाएगी, अगर तुम x को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस। सो ये लिमिट कैसे बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस के वाई स्क्वायर का रूट। तो पहली लिमिट क्या बन जाएगी, अगर तुम y की लिखना चाहो तो बन जाएगी, x को 0 पुट कर दो तो y आ जाएगा 4, 0 से 4, और x की लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से लेके 4 माइनस वाई स्क्वायर, जैसे अभी करता था ना वही क्वेश्चन है। यहां आ जाएगा dv, यहां आ जाएगा dv, बस तुम्हें क्या करना है, dv की जगह लिख दो dx dy dz, दैट्स इट, आंसर। इसमें कोई फंक्शन दे नहीं रखा, इसको 1 मान लो, क्या मान लो, 1 मान लो, कोई फंक्शन नहीं दे रखा तो 1 मान लो, आंसर आ गया। क्या था इसमें, कोई खास बात थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। इसको अगर तुम उससे करते, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थे तो वो और आसान हो जाता, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि क्या इसको हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से और इजी हो जाता, पता तुम्हें, ये चीज नहीं करनी पड़ती तुम्हें, ना ये इंटीग्रल बेकार सा सॉल्व करना पड़ेगा, सोचना, दिमाग लगाना कि उसको कैसे कर सकते हैं हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से। अब मैं लिखवाने वाला हूं तुम्हें 2 थ्योरम्स, आज की लास्ट 2 थ्योरम्स है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है पहले। एक है हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक है डाइवर्जेंस थ्योरम, और एक हमारे पास है स्टोक्स थ्योरम। क्या है, स्टोक्स थ्योरम। इन दोनों की स्टेटमेंट लिख लो यार, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फर्स्ट हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल को किसमें चेंज कर देता है, मान लो कभी देख ही लिया होगा तुमने सरफेस इंटीग्रल कितने मुश्किल है उसको सॉल्व करना, तो ये क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को रिड्यूस कर देता है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल फिर भी इजी है, तो ये क्या करता है, उसको ऐसे लिख देगा इनटू में डी। लेकिन तुम्हें यहाँ पे एक चीज फालतू करनी पड़ेगी, तुम्हें डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से सबसे इजी चीज होती है डाइवर्जेंस निकालनी, सबसे इजी चीज क्या होती है, डाइवर्जेंस निकालना, सबसे इजी चीज। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास है डाइवर्जेंस थ्योरम। उसके बाद हमारे पास मान लो कभी तुम्हें लाइन इंटीग्रल मुश्किल लग रहा है करना, लाइन इंटीग्रल तुम्हें मुश्किल लग रहा है, तो लाइन इंटीग्रल की जगह तुम सरफेस इंटीग्रल कर सकते हो ऐसे, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या लेना होगा, कर्ल लेना होगा, कर्ल लेना होगा विद डीएस, डॉट डीएस। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लाइन इंटीग्रल को किससे कनेक्ट कर रहा है, सरफेस से, और ये क्या कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट कर रहा है वॉल्यूम इंटीग्रल से, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल से। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करें इसके, चलो आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं इसके। हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके, जिसको हम करेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 2 मिनट अभी आएगा सामने, इसको फॉर्मूलाज को लिखे रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को हेल्प हो जाए थोड़ी सी, और तुम्हें भी हेल्प हो जाए देखने में कि मैं क्या कर रहा हूं। पहला इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ए वेक्टर हमें दे रखा है, ए वेक्टर, और कहा हुआ है कि वो ए वेक्टर है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस में वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस के वाई स्क्वायर जेड के कैप, ये हमें दे रखा है, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है अलोंग द अपर हाफ ऑफ दिस,
along the upper half of this, upper half of x square plus y square plus z square is equal to 1. इसकी बाउंड्री पे अपर हाफ ऑफ दिस ऑन दी बाउंड्री, ऑन दी बाउंड्री. इसका मतलब क्या हुआ यार, सोचना है यार, इसका मतलब क्या हुआ, बाउंड्री बाउंड्री पे करना है, मतलब क्या हुआ इसका, सिर्फ बाउंड्री पे करना है, तो इसका मतलब z तो 0 हो जाएगा, z तो 0 हो जाएगा, समझ लिया, z तो सीधा सीधा 0 हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, इसने कहा था एक स्फीयर है, स्फीयर को अगर तुम बीच में से काट देते हो तो उसकी सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री का इंटीग्रल करना है, बाउंड्री का करना तो बाकी तो गया. सो इसको ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करना है, इसको यहां पे z0 पुट कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z को 0 पुट करेंगे तो 1, और फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा 2x माइनस वाई आई कैप. अरे बाकी तो सारा ही 0 बन गया यार, बाकी तो सारा ही 0 बन गया, तो ये dr वेक्टर यहां से क्या आ जाएगा, dr वेक्टर आएगा dx आई कैप प्लस में dy j कैप प्लस में dz k कैप. अगर तुम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे a डॉट dr, अच्छा मैं लाइन इंटीग्रल क्यों निकाल रहा हूं, तो कहा ही नहीं था बाउंड्री बाउंड्री पे करना भैया, बाउंड्री बाउंड्री पे. अगर बाउंड्री बाउंड्री तुम देखोगे तो बाउंड्री बाउंड्री सिर्फ क्या होती है, एक लाइन होती है, एक कर्व होती है, तो कर्व कर्व पे करना, उस कर्व के लिए निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इंटू में dx. ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो अब मैं यहां पे यूज करने वाला हूं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, x आ जाता है r cos थीटा. ठीक है, r हमारे पास यहाँ पे 1 है, रेडियस इसकी 1 है, तो ये बन जाएगा cos थीटा. y हमारे पास आ जाएगा sin थीटा, और z तो जरूरत नहीं है, z तो 0 है हमारे पास. dx क्या आ जाएगा, dx यहां से निकालोगे माइनस के sin थीटा d थीटा. बस हो गया क्वेश्चन. तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो 0 से 2 पाई, क्योंकि घूम तो पूरा ही रहा है ना, सर्कल तो बना ही रहा है, उस सर्कल में से ही निकालना है. 2 cos थीटा माइनस के sin थीटा इनटू में sin थीटा माइनस के sin थीटा, माइनस बाहर लिख देते हैं अभी, d थीटा. अब तो कुछ भी नहीं रहेगा सॉल्व करने में, तो ये बन जाएगा माइनस के, या माइनस इसके साथ शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा d थीटा. इसकी इंटीग्रेशन अलग कर देना 0 से पाई 2 पाई तक, और माइनस में sin 2 थीटा बन जाएगा, ध्यान से देखो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, इनटू d थीटा 0 से 2 पाई. इन दोनों की इंटीग्रेशन करना. इंटीग्रेशन में एक भी सॉल्व नहीं कर रहा यार, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, और ये तो छोटी छोटी चीजें तो तुम कर ही सकते हो ना, छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो ना बाबू, तो इन चीजों को कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखता हूं तुम्हारे लिए. अब मान लो तुमने इसको एक मैंने करा दिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से भी कर सकते थे. एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एग्जांपल करा देता हूं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कर्व हमें दी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के कोस, ये हाइपरबोलिक y होता है, ठीक है, इनटू में dx प्लस में y प्लस साइन x इनटू में dy. तो ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ, और हमें कैलकुलेट करना है इसका लाइन इंटीग्रल. बेटा प्राण निकल जाएंगे ये वाला सॉल्व करने में, होएगा ही नहीं है, कुछ भी कर लो तो जो तुम्हारे मन में आए वो कर लो. मैंने सोचा दिमाग लगाया तो एग्जाम में तो कर ही नहीं पाऊंगा कभी, क्यों नहीं कर पाऊंगा यार. अभी स्टोक्स थ्योरम लिखवाई थी, वो क्या कहती है, अगर तुम्हें कोई भी फंक्शन नहीं समझ आ रहा कैसे इंटीग्रेट करते हैं तो ठीक है ना, उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लो, कर्ल कर लो पहले इसको. ये मान लो a वेक्टर है तो उसके साथ ds वेक्टर निकाल लेना, उसका क्या ले लो, कर्ल ले लो. अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल इसका कर्ल निकालना. ठीक है, इसका क्या निकाले, कर्ल. z वाली टर्म को 0 ले लेना. ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना, ये वाले वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा, a वेक्टर तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक आई कैप प्लस में y प्लस में साइन x j कैप या आ गया. इसका क्या ले लेंगे, कर्ल ले लेंगे. क्या करेंगे, कर्ल ले लेंगे. कर्ल लेने के बाद ds से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ds से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. बस अब तो कुछ भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में. ठीक है,
अब तो हमारे पास इजी हो गया क्वेश्चन, अब तो अलग अलग हो जाएगी ना इंटीग्रेशन। अब बस हमें कर्ल निकालना है इसका, और कर्ल निकालना तो बड़ा इजी होता है, और क्योंकि इसमें z 0 है तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो कर्ल कैसे निकालते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालना है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर हमारे पास आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये हमारे पास आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ठीक है। और बाकी टर्म्स क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई, और ये क्या आ जाएगी y प्लस साइन एक्स, और लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी जीरो, लास्ट वाली जीरो आ जाएगी। अब ध्यान से देखना जरा, आई कैप क्या आ जाएगा, आई कैप ध्यान से देखेंगे, एक तो टर्म जीरो हो गई क्योंकि ये तो जीरो है, और इसका क्या आ जाएगा z की डायरेक्शन में भी जीरो है, कुछ नहीं बना यार ये तो। जे कैप में देखते हैं, जे कैप में शायद कुछ मिल जाए, जे कैप में x वाला जीरो, फिर से z वाला कुछ नहीं है। के कैप में देखते हैं, के कैप में कुछ मिलेगा, के कैप में ध्यान से देखा तो x वाली टर्म में मिल गया, कुछ तो मिला। इसके साथ करेंगे तो साइन x वाला होगा, y तो जीरो हो जाएगा, तो साइन का होता है cos x, y के साथ करेंगे तो cos का साइन ही होता है, ठीक है। हाइपरबोलिक में अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो cos की साइन ही होती है, साइन हाइपरबोलिक, ध्यान रखना इसमें पॉजिटिव ही होती है। तो ये x का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन cos का हो जाएगा, cos का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 1। लो हमारे पास आंसर आ गया, बस के कैप वाली डायरेक्शन आ जाएगी, मतलब के कैप वाला पार्ट आ जाएगा, और सिर्फ के कैप वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास करते हैं इसे, बस अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से पाई, 0 से 1, ठीक है, ये मैं लिखनी भूल गया था, इसकी लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, 0 से पाई, 0 से 1, ठीक है। लिमिट यहां तक, लिमिट का वैसे कुछ लेना देना भी नहीं है, लिमिट तुम ना भी लिखो, ऐसे ही सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो वो भी ठीक है, तुम ऐसे ही बता दो बिना लिमिट के आंसर क्या आएगा, लिमिट छोड़ो, ऐसे आंसर बता दो। तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन हाइपरबोलिक y, और साथ में आ जाएगा आई कैप, सॉरी के कैप, और यहां पे इसका वॉल्यूम इंटीग्रल भी क्या, सॉरी सरफेस इंटीग्रल भी क्या आ जाएगा, dx dy z कैप, क्योंकि इसमें z है ही नहीं तो z की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, x y के सरफेस पे है, तो इनके नॉर्मल कहां पे होगा, मान लो x y के सरफेस पे कोई चीज है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मान लो x है, मान लो ये y है, तो इनके परपेंडिकुलर z एक्सिस की तरफ ही तो होगा ना यार इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल वेक्टर का होगा z की डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने सरफेस एलिमेंट ऐसे लिया। z लिख लो या फिर इसको k कैप लिख, k से k हो जाएगा 1 और बचेगा ये, तो ये बच जाएगा, इसके साथ लेके आएंगे तो ये बच जाएगा, पहली टर्म में आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन cos x dx dy, ठीक है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस के साइन हाइपरबोलिक dx dy, ठीक है। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो dy की क्या हो जाएगी y, cos की क्या हो जाएगी साइन, साइन cos की क्या हो जाएगी साइन, अरे यार y साइन x, दैट्स इट। इसमें आ जाओ, इसमें x की क्या हो जाएगी, dx की क्या हो जाएगी x, और y की क्या हो जाएगी cos हाइपरबोलिक y, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, और प्लस में c, दैट इज आवर आंसर, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें कोई लिमिट नहीं दी तो इसमें प्लस में c आ गया, बात समझ में आ गई, तो इसमें क्या आ गया, प्लस में c आ गया। तो ये इसमें डिफरेंस होता थोड़ा सा कि इसमें लिमिट देना थोड़ा सा जरूरी था, ठीक है। इसको दोबारा लिख दूं क्या, y sin x माइनस में x cos हाइपरबोलिक y प्लस में c, प्लस में c, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन अभी लिखवा देता हूं जो तुम ट्राई कर सकते हो यार, ठीक है, उसको ट्राई करना। एक क्वेश्चन इसी पे बेस लिखवा देता हूं, लिखवा दो। तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही लिख लो, तुम स्टोक्स, एक स्टोक्स क्वेश्चन, स्टोक्स थ्योरम का एक और क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। लिखो, ये दिया हुआ तुम्हें e रेज टू पावर x dx प्लस में 2y dy माइनस में dz, ठीक है, और कर्व तुम्हें क्या दी हुई है, कर्व दी हुई है, दो कर्व्स दी हुई है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 और दिया हुआ z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2। इन कर्व्स के अलाउंग तुम्हें फाइंड आउट करना। देखो लाइन इंटीग्रल तो तुम कर ही नहीं पाओगे ऐसे सॉल्व, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल के पास ही जाना पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना, ठीक है, और उसमें क्या लगाना,
स्टोक्स थ्योरम इनटू में ds, दैट्स इट। ठीक है, तो तुम ये लगा देना, z को डायरेक्टली यहाँ पे 2 पुट कर देना जब भी तुम्हारा z आएगा। सो आई होप कि तुम्हें यहां तक समझ आई होंगी चीजें, और दिस वाज द बेस्ट आई कैन डिलीवर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपना बेस्ट देना और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम तुम्हारा फायदा होगा। इसलिए जैसे मैंने अभी इतने लेट तक, देखो 3:30 हो गए हैं रात के, तो तुम भी ऐसे ही पढ़ो। ठीक है, जितना मेरे में जोश है वीडियोस बनाने का, उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें जोश होना चाहिए पढ़ने का। तो इसमें इसकी प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस लगाओ, और लगाने के बाद कुछ भी डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।